Hello participants, welcome back to this last episode of Trademarks Act क्योंकि इसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे एक्ट को और रूल्स को स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ बी डिलीजेंट इन स्टडिंग इट मोर ऑफन नाउ क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम कम है. और याद कीजिए, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैड रिक्वेस्टेड इट टू बी इन इंग्लिश. मैं मेजरली उन स्टूडेंट्स के लिए ये बना रही हूँ जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिश्रण समझ में आता है. जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं ग्रास्प कर पाते इमीडिएटली, उनके लिए है ये. तो आई विल नॉट बी कन्वर्टिंग इट इनटू इंग्लिश और सबटाइटल्स भी ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है मुझे. तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि हिंदी मैंने बहुत सिंपल हिंदी यूज़ की है और इंग्लिश भी बहुत सिंपल ही है किसी के लिए भी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू इट. और अगर आपको कुछ कभी कोई पॉइंट में दिक्कत हुई है, प्लीज़ मैसेज मी थ्रू दिस कमेंट बॉक्स. मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी. ओके, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. Section 151, savings in respect of certain matters in chapter 12. chapter 12 offenses and penalties है. तो उनका ये कहना है कि कई बार ऐसा होता है किसी केसेस में किसी को एग्जेम्प्ट करना है या क्या करना है. तो यहाँ पे ये क्लैरिटी दे दी गई है कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है. जैसे कि किसी के ऊपर चल रहा है कोई केस, तो उसको कोई एग्जेम्पशन एज सच नहीं मिलेगी. या फिर किसी को आप रोक नहीं सकते हैं कि वो कंप्लीट डिस्कवरी करे, वो क्वेश्चन आंसर कुछ करे, क्योंकि किसी को भी एविडेंस देखने का, कलेक्ट करने का ये है. एंटी अनलेस उसको कस्टम्स एक्ट ने मना किया हुआ है, कस्टम्स एक्ट ने अपना अप्लाई किया है कुछ और उसको सीज किया है या कॉन्फिस्केट किया है उस प्रोडक्ट को अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट, उसको प्रोटेक्शन दिया है या कुछ इस तरह की चीजें, कुछ इंपोर्ट हुआ है यहाँ, तो उस पर जब अगर कस्टम्स एक्ट लग जाता है तो ऑब्वियस है कि इसका एक्ट अप्लाई नहीं करेगा. अगर किसी ने कोई एजेंट है किसी का, या फिर एजेंट इज लाइक अ सर्वेंट टू द मास्टर, या फिर वो मास्टर का सर्वेंट है जो कि इंडिया में है और वो जो मास्टर नहीं है यहाँ, उसके कहने पर, इंस्ट्रक्शंस पे इसने ये काम किया है. और वो क्योंकि उसका ओबीडियंस जो है वो पहला सर्विस है, तो वो उसने किया है तो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूटर. और जब उससे पूछा गया है, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो उसने पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, तो फिर वो नहीं, उसको हम लोग पनिश नहीं करना चाहेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क. डिक्लेरेशन एज टू ओनरशिप ऑफ ट्रेडमार्क नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट. यानी कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है ट्रेडमार्क्स एक्ट में, तो उसके ओनरशिप के बेसिस पे उसको जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनको जो फैसिलिटी मिलती है उनको नहीं मिल जाएगी. गवर्नमेंट टू बी बाउंड, यानी कि इस पर जितने भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के वो बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट है. जैसे कि अगर गवर्नमेंट का कोई एजेंसी है, कोई बॉडी है जो कि ट्रेडमार्क कराना चाह रहे, तो उनको सिमिलर प्रोविजंस है. और भी जो लॉज हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू, लाइक गवर्नमेंट इज नॉट इज गिवन अ प्रिविलेज और उसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी. Section 154 says special provisions relating to applications for registration from citizens of convention country. हमने ऑलरेडी कन्वेंशन कंट्री की बात कर ली हुई है. तो ये कहते ये हैं कि जो कन्वेंशन कंट्री है जिनके साथ हमारी ट्रीटी हुई है, इधर थ्रू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई कन्वेंशन कंट्री हो या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, यूनियन ऑफ कंट्रीज हो, इन सबों को अगर हमने कुछ उनके साथ हमारी ट्रीटी हुई है और हम उनको कन्वेंशन कंट्री मानते हैं, तो इसका आपको एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे देना पड़ेगा कि इनको हम जो है इन पर्टिकुलर कंट्रीज को, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को, यूनियन ऑफ कंट्रीज को, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कन्वेंशन कंट्री मानते हैं. जब आप कन्वेंशन कंट्री मान लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर उन्होंने किसी कन्वेंशन कंट्री में किसी पर्टिकुलर सिटीजन ने वहां के अप्लाई किया है और विद इन 6 मंथ्स वो इंडिया में भी अप्लाई कर देता है, तो जिस डेट को उसने पहले कंट्री में अप्लाई किया है उस डेट को ही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, यानी उसको प्रायर आर्ट में वो डेट मिल जाएगा. इसके अलावा अगर 2 या 2 से ज्यादा कन्वेंशन कंट्रीज में उसने अप्लाई किया है, जो सबसे पहले जिस कंट्री में उसने अप्लाई किया है उसको मान लिया जाएगा.
कि ये डेट उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और ये जरूरी है कि 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर, यानी पहली बार जब उसने अप्लाई किया उसके 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर वो इंडिया में भी अप्लाई करे। इन्फ्रिंजमेंट और इन सारी चीजों के लिए वो सिमिलर स्टाइल में उन पर अप्लाई करेगा। प्रोविजंस एज टू रेसिप्रोसिटी, इसमें ये कहता है सेक्शन 155 कि अगर कन्वेंशन कंट्री होने के बावजूद वो कंट्री इंडिया के सिटीजन्स को सेम राइट्स नहीं दे रहा है जैसा हम उनको दे रहे हैं, तो हम भी उनको वो राइट्स नहीं देंगे। यानी कि वो जब अप्लाई करेंगे तो उनको वैसा जैसा हमारे इंडियन सिटीजन को नहीं मिल रहा उनके कंट्री में, तो उनको भी नहीं मिलेगा फॉर एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन एज अ साइनी, यानी असाइन करने वाला, असाइन करने के बाद उनको मिलने वाला। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन। या आप अगर अप्लाई कर रहे हैं एज अ रजिस्टर्ड यूजर तो आपको वो प्रोविजंस नहीं मिलेंगे। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, देखिए ये उस समय की बात है जब ये आया ही था, ये एक्ट 1999, तो उस वक्त ये डाला गया है ये कहते हुए कि अगर कोई चीज, कोई प्रोविजन है जिसमें कुछ डिफिकल्टी अराइज हो जाती है, तो जो गवर्नमेंट है अपने ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर देगा इन रिलेशन टू दोज सेक्शंस जो कि अप्लाई होने में डिफिकल्टी हो रही है। बट वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये एक्ट आया उसके विद इन 5 ईयर्स में ही ऐसा हो, यानी कि उसके बाद तो क्लियर ही हो जाएगा कि कोई इशू है तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन अब अप्लाई नहीं हो रहा, बिकॉज वी हैव एक्सटेंडेड वे पास्ट 5 ईयर्स ऑफ आवर 1999 एक्ट। तो ये इनका यही कहना है कि 5 ईयर्स के अंदर में कोई ऐसा इशू आया हो तो उसको वो फाइनलाइज करेंगे थ्रू नोटिफिकेशन। उसके अलावा उसको करने से पहले वो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इसके लिए इसको डालेंगे और उसका अप्रूवल लेंगे। और टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट जो है उसके ऑफिशियल गेजेट के थ्रू नोटिफिकेशन निकाल के बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें वो चेंजेस करवा सकते हैं, यानी विथ टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बताया अपीलेट बोर्ड का वो हट गया है, अब वो सीधे हाई कोर्ट में जा रहा है। तो क्या है, इट इज मेकिंग रूल्स इन रिलेशन टू सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सेक्शंस बता दिया है कि कौन कौन से सेक्शन है। फॉर एग्जांपल 6, 8, 13, 16, 18, 20, 23, 21, 36, 36D, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो है मैंने सारे सेक्शन आपके साथ क्योंकि डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आई एम नॉट गोइंग इन दिस डिटेल ओवर हियर। यहाँ पे देखिए ये 29 और 31 जो है ये सैलरीज और अलाउंसेस की बात करता है, और चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, दूसरे मेंबर्स एज वेल एज एपिलोड बोर्ड जो कि अब नहीं है, तो ये हाई कोर्ट में जाता है, तो ये समझो कि 31 इज नॉट एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ। तो ये बात यहाँ पर देखिए वो क्यों मैंने उसको स्पेसिफाई करके बोला, क्योंकि ये जो 3 है इसमें वो ये कहते हैं कि इस पर रेट्रोस्पेक्टिव भी लग सकता है, यानी कि अगर सैलरीज को बढ़ा रहे हैं है ना किसी कारण से, या फिर कोई अलाउंसेस को बढ़ा रहे हैं, तो इन सबों को आप जो है रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो चाहे थ्रू रूल्स। बट उस सारी चीजों को चेंज करने से पहले इनको बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ले डाउन करना पड़ेगा इसको, और 30 डेज पीरियड में इसको सेशन में जो चल रहा हो उसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो वापस से आपको डालना पड़ेगा। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे यहाँ पर डालते हैं। अमेंडमेंट्स जो है वो जैसे अमेंडमेंट्स का ये है, एक्ट्स जैसे अमेंड होते हैं वैसे ही इसमें भी अमेंडमेंट्स होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। 159 जो है रिपील एंड सेविंग्स की बात है, यानी कि यहाँ पर जो इसके पहले जो एक्ट था वो था ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958, जो कि अब रिपील हो गया है। जब से ये एक्ट आया है वहीं पे उन्होंने बोल दिया है कि वो रिपील्ड है, और जितने जनरल क्लॉजेस एक्ट हैं उसके प्रोविजंस इस पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो notification, rule, order, requirement, registration, certificate, notice, decision, determination, direction, approval, authorization, consent, application, request or thing made, issued, given or done under this act, यानी कि जो रिपील हो चुका है वो उसके ऊपर जैसे जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसके तरह से लगता है, यानी उससे बाहर जाके आप उसको नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए उस समय, अगेन ये दीज आर नॉट द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ,
क्योंकि अब ये पास्ट मेनी इयर्स हो चुका है, तो जो अगर पेंडिंग रहा है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को लेकर जो भी हो रहे हो वो ऐसे मान लिया जाएगा जैसे कि उस एक्ट में ही हो रहा हो। अगर किसी कोर्ट में चल रहा हो तो उसको ऐसे मान लिया जाएगा जैसे कि वो उस एक्ट के थ्रू हो रहा हो। अगर उस समय कोई पर्टिकुलर मार्क हो गया हो जो कि अभी की डेट में अगर उसको कहा जाए तो इन्फ्रिंजमेंट है, तो उसके हिसाब से अगर इन्फ्रिंजमेंट नहीं था तो उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद 7 इयर्स उनको मिलता था उस वक्त किसी ट्रेडमार्क के लिए, जैसे अभी 10 इयर्स मिलता है, तो उस वक्त वाले जो है उनको 7 इयर्स में वापस उनको रिन्यू करना पड़ेगा। अगेन दीज आर नॉट एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ। उसके बाद जो है ये किसी किसी डिफेंसिव मार्क इज लाइक वेल नोन मार्क। यहाँ पे जो डिफेंसिव मार्क है, जो ट्रेडमार्क उस पर्टिकुलर एक्ट में जिसको कहते थे, वो अभी वेल नोन ट्रेडमार्क है जिसके लिए सिमिलर टाइप के इफेक्ट है जैसा कि उसमें था। ठीक है, सो वी आर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट नाउ। अब इसके ऊपर कुछ बचता नहीं है सी। अब ये सारी चीजें हैं, ये तो हमारे काम की एज सच नहीं है क्योंकि ये अमेंडमेंट्स बता रहे हैं, नॉट मच रिक्वायर्ड। ओके, thank you so much. So we'll start with rules now in our next sections. Thank you.